आलसी लड़की। बहुत पहले एक रानी द्वारा शासित राज्य में ज़ेल्डा नाम की एक आलसी लड़की रहती थी। ज़ेल्डा की माँ गरीब बेकर थी। वो सुबह से शाम तक काम करती, जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं जाती थी। नकचड़ी रानी को खुश करने के लिए वो स्वादिष्ट पेस्ट्री पकाती थी, लेकिन ज़ेल्डा ने हमेशा उसकी मदद करने से इनकार किया। कुछ काम भी नहीं करती थी। ज़ेल्डा की माँ ने उसे कितनी बार मदद मांगी, लेकिन आलसी ज़ेल्डा के पास हमेशा कोई बहाना रहता था। अंत में उसे रूबी रंग के सूत की कताई का काम सौंपा गया, जिसे रानी ने प्रत्येक शाही पेस्ट्री डब्बे के चारों ओर बांधने का आदेश दिया था। लेकिन ज़ेल्डा शोर मचाती रही और शिकायत करती रही, जब तक कि उसकी माँ ने वो काम भी पूरा कर लिया। ओह, ये काम बहुत उबाऊ है। ज़ेल्डा ने आराम से आह भरी और इसीलिए वो दिन भर बैठी रहती। फिर एक सुबह रानी ने राजकुमार के साथ पिकनिक मनाने के लिए 5 मंजिल प्रून केक ऑर्डर किया और इस असंभव कार्य को पूरा करने की कोशिश में सभी बेकर लग गए। रानी के बुरे स्वभाव और उसकी काल कोठरी से डरते थे। जैसे ही बाहर शाही कदमों की आवाज सुनाई दी, सभी काम करने वाले केक को तैयार करके उसे डब्बे में रखने के लिए दौड़ पड़े। उसके चारों ओर बांधने के लिए शाही धागा नहीं था। जल्दी ज़ेल्डा, हमें थोड़ा और सूत चाहिए बेटा। उस अनुरोध पर ज़ेल्डा ने कानों को चीरने वाली आवाज दी और जिससे सभी लोग झकझोर कर रह गए, जिसमें रानी और उसका मंदबुद्धि पुत्र भी शामिल था। और उसी क्षण वो अंदर आए। यहाँ क्या हो रहा है? रानी अपनी ऊंची और शक्तिशाली आवाज में चिल्ला रही थी। पूरी रसोई में चुप्पी छा गई, जब तक कि ज़ेल्डा की माँ आगे बढ़ी। इस डर से कि ज़ेल्डा को कहीं दंडित न किया जाए, उसकी माँ ने झूठ बोला। मेरी बेटी बहुत मेहनती है, मैं उससे कताई बंद करने के लिए नहीं कह सकती। हम दिन रात बस काम करते हैं, जल्दी ही हम बाहर भी चले जाएंगे। रानी की आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराती। मैं मेहनत करने वालों से प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी दे दो और वो जहाँ चाहे घूम सकती है। इस विचार से हर कोई रोमांचित था। रानी अपने बेकार बेटे से शादी करने के लिए मेहनती दुल्हन की तलाश में थी और ज़ेल्डा को नौकरी मिलते ही ज़ेल्डा की माँ बहुत खुश हो गई और ज़ेल्डा ने सोचा वो काल्पनिक जीवन जिएगी। रानी ज़ेल्डा को एक मीनार पर ले गई, जहाँ इंद्रधनुष के हर रंग थे। फर्श से छत तक 3 कमरे भरे हुए थे। इन सब को काटो और जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। इधर उधर देखकर वो हंसी। रानी मुझसे काम की उम्मीद नहीं कर सकती। मैं एक राजकुमारी बनने जा रही हूँ। और वो 3 दिन तक बैठी रही, अपने शाही जीवन के सपने देखती रही। तीसरे दिन रानी लौट कर आई और वो सभी चिंदियों को देखकर चौंक गई। किसी ने भी आज तक उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की थी। इसका क्या मतलब है? वो फुंकार रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। काफी देर से मैं रो रही हूँ। काम करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। बस आशा करूंगी कि तुम अपना काम शुरू कर दो, बल्कि समाप्त कर दो। एकदम की आवाज से चाबी के घूमने की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। अब ज़ेल्डा घबराने लगी। ज़ेल्डा ये देखने के लिए खिड़की की ओर भागी कि क्या वो बच सकती है। बाहर ज़ेल्डा ने 3 परियों को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। एक का पैर बड़ा चपटा था, दूसरे की जीभ उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी और तीसरे का अंगूठा बहुत बड़ा था। वो तीनों खिड़की के सामने आकर रुक गए। क्या समस्या है? ज़ेल्डा ने परियों को अपनी कहानी सुनाई। रोना बंद करो, हमें आपके लिए वो सब फ्लैग्स स्पिन करने में खुशी होगी, लेकिन एक सौदा है। हमें शाही प्रोग्राम से प्यार है। आपको हमें अपनी शादी में आमंत्रित करने का वादा करना होगा, अपने भाई बहन के रूप में पेश करना होगा। क्यों नहीं, लेकिन कुछ भी करो, बस जल्दी से करो। रानी जल्दी ही वापस आ जाएगी। परियों ने खुद को बेला, बनीता और बॉब के रूप में पेश किया और उन्होंने अपना काम शुरू करने के लिए सीधे खिड़की से उड़ान भरी। बेला ने चरखा चलाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। बनीता ने अपनी जीभ का इस्तेमाल फाइबर को गीला करने के लिए किया। बॉब ने अपने अंगूठे के चारों ओर बारीक काते हुए धागे को अच्छी तरह जमाया
और हर बार जब वो इसे मेज पर मारता तो सूत एक पूरे आकार में जमीन पर गिर जाता। परियों ने घूम घूम कर काम किया और ज़ेल्डा ने गहरी नींद ली। जब अगले दिन रानी आई तो ज़ेल्डा ने तीनों परियों को जल्दी से छुपा दिया और फिर बड़ी तेजी के साथ उसने बारीक गाते हुए अपने काम को एक के बाद एक प्रस्तुत किया। ज़ेल्डा के काम से गुस्से में आई रानी काफी खुश हो गई थी। सूत से खाली हुआ, परियां दूसरे और फिर तीसरी की तरफ चली गई और एक दिन के भीतर तीनों कमरे लगभग धागों से भर गए। इसीलिए और फिर बड़ी मेहनत के साथ सारा काम समाप्त हुआ और उन्होंने उसे अलविदा कहा। जब ज़ेल्डा ने आखिर में रानी और राजकुमार को तीनों कमरे दिखाए जो कि धागों के बड़े ढेर से बंधे हुए थे तो वो चकित रह गए। क्या शानदार काम करती हो, क्या सुंदर लड़की है। रानी अपनी बात पर खरी थी। उसने अपना राज तिलक उठाया और घोषणा की, मैं तुम्हें अपने बेटे से शादी करने का सम्मान देती हूँ और तुम्हें रॉयल स्पिनर की उपाधि प्रदान करती हूँ ताकि तुम अपना काम आगे भी जारी रखो। ज़ेल्डा इस खबर पर चकित रह गई। फिर उसने परियों के बारे में सोचा और वो मुस्कुराई। मेरे 3 भाई बहन हैं, वो भी शादी में आ सकते हैं। हाँ, ऐसा ही होगा। जल्दी ही शादी का दिन आ गया और जोड़ी ने शादी की रस्में निभाई और फिर दावत शुरू हो गई। तीनों परियां शानदार कपड़े पहने हुए अंदर की तरफ आईं। ज़ेल्डा सोच रही थी कि कोई भी उनके आगमन पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन सब लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देखने लगे। हालांकि राजकुमार केवल उनकी कुरूपता देख रहा था और उसने पूछा, तुम्हारा पैर इतना बड़ा किस वजह से हुआ? चरखे को पंप करने की वजह से। फिर वो बनीता के पास दौड़ा। तुम्हारी जेब किस वजह से लटकी हुई है? सूत को गीला करने की वजह से। अंत में वो बॉब के पास पहुंचा। तुम्हारा अंगूठा इतना बड़ा कैसे बन गया? धागे को मोड़ने की वजह से। इस पर राजकुमार निराश हो गया। कभी नहीं, मेरी खूबसूरत दुल्हन को फिर कभी चरखे के पास नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा, लेकिन वो काम करना पसंद करती है और अब से वो एक रॉयल बेकर होगी। और फिर जैसे ही उसने रानी का अगला आदेश सुना, वो फिर से अपने घर वापस आ गई। कहानी समाप्त हुई। पहले एक राजा रहता था जो एक बुरे जादू के कारण बहुत बीमार पड़ गया था। सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे बचा सकती थी और वो चीज थी खरगोश के बिल की मिट्टी, और वो भी कम से कम 10 साल पुरानी। इसे खोजना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसे खोजा जाना था। मैं इसे खोजने के लिए दुनिया के अंत तक जाऊंगा। राजकुमार खरगोश के बिल को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ा। बहुत देर तक वो यहाँ वहाँ दौड़ता रहा, लेकिन कोई भी खरगोश उसे दिखाई ही नहीं दिया। तभी अचानक एक खरगोश ने उसका रास्ता काटा और उसने देखा कि खरगोश ने एक गुफा में प्रवेश किया है, लेकिन वो गुफा एक दुष्ट दानव की थी। अब हमारे यहाँ कौन है? एक राजकुमार है। मेरी गुफा में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे खरगोश के बिल से मिट्टी चाहिए, कृपया मुझे वो लेने दें। मेरे पिता का जीवन इस पर निर्भर करता है। क्या मैं मूर्ख हूँ जो तुम्हें जाने दूं? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। दानव ने राजकुमार को पिंजरे में डाल दिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो कृपया। 2 दिन तक राजकुमार पिंजरे में रहा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाया। वो अपने प्यारे पिता की चिंता में डूबा था। दूसरी रात अचानक पिंजरा खुल गया। राजकुमार एक अजीब सी रोशनी में था और उसने एक लड़की को देखा जो शायद पूरी दुनिया में सबसे चमकदार थी। मैं वो खरगोश हूँ जिसका पीछा किया था। दैत्य ने मुझे ऐसा कर दिया था कि मैं दिन में खरगोश बन जाती हूँ और रात में राजकुमारी। मैं अपनी असली रूप को फिर से प्राप्त कर लेती हूँ। दैत्य बाहर है, उसके वापस आने से पहले भाग जाओ और अपने पिता के लिए खरगोश के बिल की मिट्टी ले जाओ। अभी जाओ। धीमी आवाज में फिर से बताओ। वो जायंट अभी भी बाहर है। तुम चाहती हो मैं भाग जाऊँ? हाँ, इससे पहले कि वो आ जाए? बिल्कुल। मैं तुम्हारी कुछ मिट्टी ले जाऊँ? अभी के लिए इतना जानना बहुत है। तुम 10 साल की हो? हाँ। खरगोश के रूप में 10 साल? हाँ। ठीक है, धन्यवाद।
दीजिए। लो। कितना? थोड़ा सा और हाँ, मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? क्या तुम्हें खरगोश ही रहना है? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे मदद चाहिए होगी। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? अभी के लिए ये सब छोड़ो। जब तुम्हारे पिता सही हो जाएं और तुम बाहर आओ तो मेरे लिए भी कोई तरीका निकाल लेना। अभी जाओ। वो सब काफी धुंधली दिशाएं दिखती हैं, पर मैं अच्छा घुमंतू हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। अब जाओ। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। उसने महल में आकर अपने पिता की जान बचाई और फिर जैसा कि राजकुमारी ने कहा था, वो फिर से दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ा। पिताजी, अब जब आप ठीक हो, मुझे आपको एक कहानी बतानी है। वो मिट्टी याद है जो आपको खिलाई थी आपके ठीक होने से पहले? वो मुझे एक खरगोश नहीं, बल्कि वो खरगोश एक राजकुमारी था। उसे श्राप मिला था कि वो दिन के समय में खरगोश बन जाएगी और मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। बिना किसी निर्धारित निश्चय के मुझे घूमना है और जब तक वो मिलती नहीं, और बस यहीं पर मैं उसे ढूंढ लूंगा। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हो। कुछ मिट्टी फ्रिज में रखी है। बेटे, मैं समझता हूँ, फिर भी तुम्हारा धन्यवाद कि खरगोश ने मेरी जान बचाई। मैं आपको उसकी मदद करने के लिए अनुमति देता हूँ, जो आप करना चाहें। और मुझे लगता है कि मैं इसे करना चाहूंगा जैसे एक सामान्य युवा। पता नहीं घूमने में कितना समय लगेगा और मैं इसमें कौन सा काम सीख सकता हूँ, और शायद ये हो सकता है एक व्यावसायिक काम। बहुत अच्छे, और विजय तुम्हारी हो। इसीलिए राजकुमार ने एक साधारण युवा के रूप में महल छोड़ दिया। वो बहुत दूर गया। जब एक रात वो एक सराय में मछुआरे से मिला। अरे नवयुवक, आपको पहले नहीं देखा है, यहाँ नए हो? हाँ, मैं काम सीखना चाहता हूँ। मेरा मतलब है काम तुम्हारे जैसा करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारे मजबूत हाथों से मदद ले सकता हूँ मछुआरा बनने के लिए। हाँ। तो राजकुमार मछुआरे के साथ गया और मछली पकड़ने का काम सीखा। कुछ दिनों के बाद जब काम खत्म हुआ तो मछुआरे ने कहा, ये जाल मुझे एक जादूगर ने दिया था, इससे कोई नहीं बच सका। आप इसे साथ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए राजकुमार आगे बढ़ गया। जब वो भूखा था तो उसने मछली पकड़ी और जब उसे पैसों की आवश्यकता थी उसने मछलियाँ बेच दी। वो एक नए राज्य में पहुँचा जिसका महल रात में 1000 तेज रोशनी से जगमग था। उसने इसके बारे में लोगों से पूछा, सुनो भाई, मैं यहाँ नया हूँ, कृपया बताएं कि इस महल को क्यों सजाया गया है? ये महल तो हर रात ही सजता है। राजा अपनी बेटी की सुंदरता पर बहुत गुरूर करता है और राजा ने तो ये चुनौती भी दी है कि आए जो उसकी बेटी से ज्यादा चमकदार हो। सिर्फ सुंदरता पर इतना जोर क्यों? ये तो बस एक पिता का गर्व है। ओह अच्छा। राजकुमार राजा के दरबार में गया। महारानी, मैं एक युवती को जानता हूँ जो कि सूर्य मैं जानता हूँ, मैंने देखा, वो दिखती है, वो सुंदर और चमकीली, जो स्वयं चमकती है सूर्य की तरह। कृपया मुझे क्षमा करें महारानी, मैं एक युवती को जानता हूँ जो सूर्य की तरह चमकती है। मछुआरे, तुम मुझे 1 सप्ताह में यहाँ लेकर आओ। हाँ, बहुत अच्छे। तो राजकुमार वापस जंगल चला गया और दैत्य की गुफा में जाने का रास्ता खोजा। वो गुफा में घुस गया। उन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ और उसने दैत्य को अपनी जाल में कैद कर लिया और ऐसे दैत्य कैद हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी को छुड़ाया और दोनों गुफा से बाहर आ गए। राजकुमार ने राजकुमारी को राजा और उसकी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। हमने तुम्हें बचा लिया है, अब हमें दूसरी राजकुमारी की मदद करनी होगी।
वो अपने पिता के सुंदर वाले नजरिए से परेशान आ चुकी है। तुम्हें उस सजे हुए महल को भी देखना चाहिए। क्या कहते हो? ठीक है, मैं समझ गई। सुनने में तो अच्छा है, चलो करते हैं, आगे बढ़ो। तो फिर आखिरकार ये दैत्य का खरगोश वाला जादू सदा के लिए आखिर टूट कैसे सकता है? तोड़ा जाए वो भी हमेशा के लिए। अगर मैं सोने की धूल से जाऊं तो इस जादू को तोड़ा जा सकता है। महिला या खरगोश की तरह? मुझे नहीं लगता कि क्या करना होगा। तुम्हारे पास कितना समय है? इसीलिए उन्होंने राज्य की यात्रा की। कहाँ है वो लड़की जो मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है? महाराज, उसे दिखाने के लिए आपके खजाने से कुछ सोने की धूल चाहिए। वो कुछ इस तरह की बोतलें होंगी। प्स, 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 प्स। राजा चमकती हुई राजकुमारी को देखने के लिए बहुत बेचैन था। उसने इसका आदेश दिया। इन्हें सोने की धूल दी जाए। हाँ, धूल नली में डलनी चाहिए उड़ाने के लिए, हवा में, ताकि सब कुछ सुनहरा सा लगने लगे। ये सबसे खूबसूरत राजकुमारी की प्रस्तुति है। महाराज, ये सोने की धूल के साथ समय भी बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो फिर सोने की धूल को पाइपों में भर दिया गया और पहरेदारों ने उसे उड़ा दिया, जिससे सोने की मोटी सी धुंध तैयार हुई। तभी राजकुमारी आ गई। वो सुनहरी धुंध से बाहर निकली। उसका जादू आखिरकार टूट गया और पूरा दरबार उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। प्रिय, आप वास्तव में दुनिया की सबसे चमकदार महिला हैं। देखिए पिताजी, अब तो आप मेरी सुंदरता का ये उत्सव बंद कर दें। मुझे खेद है प्रिय। राजकुमार ने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने राजकुमार के राज्य में वापस जाने की व्यवस्था की, जहाँ उनका विवाह हुआ और वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। दैत्य ने उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया, लेकिन वो सावधान थे कि वो कभी भी उसकी गुफा के पास न जाएं। कहानी समाप्त हुई। एक बार की बात है, मूनलो नाम के एक विशाल दैत्य जो चंद्रमा के ऊपर टहल रहे थे। अचानक उसकी नजर पृथ्वी की सुंदर देवी पर पड़ी, जिसे टेरा कहा जाता था। मूनलो को तुरंत उससे प्यार हो गया। वो चंद्रमा से उतरकर पृथ्वी पर आया और वो टेरा के सामने झुक गया, जैसे एक पेड़ फूल पकड़े हुए हो, और उसने उसे प्रस्ताव दिया। टेरा उससे बहुत प्रभावित हुई। वो हंसी। मूनलो ने उसका दिल जीत लिया। मूनलो ने जल्द ही सुंदर नदी के किनारे एक महल बनाया। ये धरती का सबसे सुंदर महल था। टेरा बहुत प्रसन्न थी। जल्दी ही टेरा और मूनलो के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ और उसे आशीर्वाद देने आए महान देव ने राजकुमारी वसंत नाम की घोषणा की। टेरा और मूनलो बहुत प्रसन्न थे। जैसे जैसे सुंदर राजकुमारी बसंत बड़ी होती गई, उसके कई प्रेमी आए, लेकिन उसने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया। वो अपनी माँ के साथ अपने प्यारे महल में रहकर खुश थी। एक दिन सूर्य के देव सनशाइन उसे देखने के लिए आए। तब राजकुमारी बसंत ने उन्हें देखा और वो चकित रह गई, क्योंकि सनशाइन सबसे सुंदर देव थे जिसे उसने अब तक देखा था। नमस्कार सुंदर राजकुमारी वसंत, मेरा नाम सनशाइन है और मैं आपके पास शादी में आपका हाथ मांगने आया हूँ। राजकुमारी बसंत एक बार फिर उदास हो गई। ओह शक्तिशाली सनशाइन, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सनशाइन चला गया और अगले दिन जब सूरज निकला तो सनशाइन फिर महल में आ गया। हे सुंदर राजकुमारी वसंत, कृपया बाहर आएं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी बसंत एक बार फिर बाहर आई। ओह, आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। और मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे माता के प्रति प्रेम को भी समझता हूँ, इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। और वो क्या होगा? मुझसे शादी करो, मेरे साथ मेरे राज्य में आओ, 9 महीने मेरे साथ रहो और बाकी 3 महीने अपनी माँ के पास। राजकुमारी बसंत मुस्कुराई, क्योंकि उसे सनशाइन का प्रस्ताव काफी पसंद आया था। वो मान गई और तुरंत ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने अपने माता पिता से विदाई ली और वो सनशाइन के साथ चली गई। शादी के कुछ दिनों के बाद में मूनलो टेरा के पास आया।
हे प्रिय, मुझे लोगों की देखभाल के लिए राज्य वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन मेरे बारे में क्या? मैंने हमेशा तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहा है, लेकिन तुम कभी नहीं आती। तुम अपना महल नहीं छोड़ना चाहती हो। हाँ, मैं पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मूनलो चले गए। टेरा बिल्कुल अकेली थी। जैसे ही वो एक घनी जंगल में पहुंची, उसने वहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन वहाँ उसे ठंड दिखाई दी। स्वागत है टेरा। अपने क्षेत्र से बाहर आने में थोड़ा समय ले लिया। तुम कौन हो? बहन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानी? मैं ठंड हूँ। चलो, बहुत समय हो गया। मैंने भी तुमसे कुछ अधिक ही सोच लिया। मैं तो यहाँ आई हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। चलो, जम जाओ। टेरा तुरंत बर्फ से ढक गई और वो जम गई। अब ये धरती मेरी है। और शीघ्र ही पृथ्वी बर्फ से ढक गई। इस बात की जानकारी मूनलो को उसके मंत्री ने दी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से सनशाइन के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था के लिए कहा। सर, आपको गुप्त रूप से सनशाइन से मिलना चाहिए ताकि फ्रोस्ट को पता ना चले। सही कहा। बुद्धिमान मंत्री ने एक विचार सुझाया और उसके बाद मूनलो ने सूर्य और पृथ्वी को आमने सामने कर दिया और इससे ग्रहण लगा। मूनलो ने सनशाइन और वसंत से बातचीत की और उन्हें सब कुछ समझाया। सनशाइन को गुस्सा आ गया। मैं गर्मी से पाला पिघला दूंगा। मूनलो ने हाँ कहा और फिर वो रास्ते से हट गया। सनशाइन ने ठंड पर अपना प्रकोप फैलाया और जल्दी ही सारी बर्फ पिघलने लगी। ये क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें बहुत शक्तिशाली थी। वो तुरंत समझ गई कि ये सनशाइन है। ठीक है, रुको। मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक आप टेरा को मुक्त नहीं कर देते। मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे आजाद करो या मैं तुम्हें पिघला दूंगा। कोई शर्त नहीं है। अच्छा, तो आगे बढ़ो। मुझे पिघलाने से पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी और इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। सनशाइन स्तब्ध रह गया। वो सही है। उससे पूछें कि वो क्या चाहती है। सनशाइन गुस्से से भड़क उठा। मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन जब हर साल राजकुमारी वसंत चंद्रमा पर चली जाएगी, तब पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा, पूरे 9 माह के लिए। ये सही नहीं है। 9 महीने का ठंडा तापमान धरती को नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पास उसे देने के लिए क्या बचा होगा? ठीक है, तो फिर 7 महीने। आपको क्या लगता है हमारा बेटा मानसून के कारनामों के लिए कहाँ जाने वाला है? हमने उसे हर साल 3 महीने के लिए नानी के घर भेजने का फैसला किया है, ताकि वो पृथ्वी के बारे में कुछ सीख सके और बारिश कर सके। ओहो, ये क्या? फिर एक शिशु? ये बच्चा सनशाइन और प्रिंसेस स्प्रिंग का बेटा है। ठीक है, 4 महीने और यही 2 महीने। रुको तुम दोनों, देखो मेरी माँ एक मूर्ति की तरह बन गई है। बस 3 महीने, बस 3 महीने। अब हर साल सिर्फ 3 महीने तुम्हें मिलेंगे या फिर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबको अगले साल देखूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। राजकुमारी बसंत एक बार फिर पृथ्वी पर पहुंच गई और पृथ्वी सुंदर लगने लगी। टेरा से बर्फ पिघल गई और वो एक बार फिर मुक्त हो गई। माँ, मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। वो बारिश का महारथी बनने जा रहा है। हमने उसका नाम मॉनसून रखा है और वो हर साल 3 महीने के लिए आपसे मिलने आएगा। ओह, कितना बढ़िया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरी बच्ची। और इसीलिए हर साल राजकुमारी बसंत 3 महीने के लिए टेरा की यात्रा के लिए आती है और पृथ्वी खिल जाती है। तब सनशाइन बसंत को लेने के लिए आते हैं और उनके साथ धरती पर ग्रीष्म ऋतु आती है और फिर मानसून घूमने आता है और 3 महीने बारिश बरसाता रहता है। और फिर जब वो चला जाता है
तो ठंड साल के आखिरी 3 महीनों में उसके साथ आती है और सर्दी होती है। और टेरा, उसने सभी मौसमों को प्यार से अपने गले लगाया और उनके साथ पृथ्वी फलने फूलने लगी। कहानी समाप्त हुई। एक बार की बात है, दूर एक राज्य में एक रानी बहुत सुंदर थी कि 3 लोगों में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। रानी और राजा खुशी खुशी रहते थे और अपने राज्य पर शासन करते थे। उनकी एक बेटी थी, लेकिन उनका बड़ा दुर्भाग्य हुआ क्योंकि रानी बहुत बीमार हो गई। हर उपाय और हर दवा दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और जल्दी ही वो मर गई। राजा का दिल टूट गया। रानी की अंतिम इच्छा थी कि राजा को कोई उतनी ही सुंदर मिले जितनी वो रानी बनने के लिए सुंदर थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता प्रिय, लेकिन मैं चुप हूँ। इससे पहले कि राजा अपनी बात समाप्त कर पाता, रानी जा चुकी थी। राजा उससे बहुत प्यार करता था और वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन उसके पास दरबारी आए। महाराज, प्रजा को रानी चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बूढ़ा पुनर्विवाह नहीं करना चाहता और किसी को उसके जैसा सुंदर खोजना असंभव है। राजा को नहीं पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन एक दिन उसकी बेटी उसके पास आई और उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। वही सुनहरे बाल, वही स्वर्गीय सुंदरता। राजा के मन में एक विचार आया और उसने एक निर्णय लिया। अंत में उसने अपनी मरती हुई पत्नी से जो वादा किया था वो पूरा करेगा। राजा ने अपने दरबारियों को दरबार में बुलाया। हमारे राज्य की नई रानी होगी मेरी बेटी। वो रानी के रूप में शक्ति जुटाएगी और उसका विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र से होगा जो मेरे जाने के बाद राजा बनेगा। राजकुमारी खुश नहीं थी। पिताजी, ये क्या है? ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी प्रिय। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती नहीं हूँ? मैंने फैसला ले लिया है। ठीक है, लेकिन मेरी 4 इच्छाएं हैं। अवश्य मेरी प्रिय। मुझे 3 कपड़े चाहिए। एक सूर्य के समान सुनहरा, एक चांद के समान चांदी सा और तीसरा तारों की तरह चमकीला। और अंत में जंगल से एक फूल, एक पक्षी या जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना हजारों चीजों से बना हुआ एक कोट। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए राजा ने राज्य के सबसे अच्छे बुनकरों को बुलाया और उन्हें कपड़े बुनने के लिए कहा। सैनिकों ने कोट के लिए सामग्री एकत्रित की। प्यारी बेटी, जो तुम चाहती थी वो बन गया है और अखरोट के खोल में डाल दिया गया है। आपकी शादी का समय आ गया है। लेकिन पिताजी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हूँ? तुमने वादा किया था बेटी, अब अपनी बात पर अड़िग रहो ताकि मैं वचन पूरा कर सकूं। पिताजी, माँ का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा प्यार लोगों को सुंदर बनाता है? बस तुम कल शादी करोगी। राजकुमारी ने महल से भागने का फैसला किया। उसने अपने पिता के लिए एक पत्र छोड़ा। मुझे माफ करें पिताजी, लेकिन एक दिन आप समझ जाएंगे। राजकुमारी हर जगह घूमती गई। वो जंगलों में घूमी, कई राज्यों में गई जिन्हें वो नहीं जानती थी। एक दिन थकी हुई वो एक खोखले पेड़ के अंदर गई और वहीं सो गई। वहाँ से उस देश का राजा गुजरा। महामहिम, एक पेड़ के खोखले के अंदर एक अजनबी है। उसने अलग सा लबादा पहना हुआ है। बहुत अच्छा, उसे महल में लाओ। सैनिकों ने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी को महल में ले जाया गया, जहाँ उसे रसोई का काम दिया गया। एक दिन राजा की दावत थी। सारे काम करने के बाद राजकुमारी ने रसोई से पूछा, श्रीमान, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? बिल्कुल ठीक, आधे घंटे में वापस आओ। धन्यवाद, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। राजकुमारी दौड़कर अपने कमरे में चली गई। वो तैयार हो गई और उसने अपने अखरोट से सूरज की तरह चमकने वाली पोशाक पहन ली और उसने अपने सुनहरी बाल भी खोल दिए। फिर वो नृत्य में चली गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, हर कोई उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने उसके साथ नृत्य किया, लेकिन जब आधा घंटा हो गया तो राजकुमारी गायब हो गई। वो वापस चली गई थी रसोई में काम करने के लिए। सुनो, पहले राजा के लिए सूप तैयार करें। जी श्रीमान। तो राजकुमारी ने राजा के लिए सूप तैयार किया
और उसने अपनी सोने की अंगूठी भी कटोरे में डाल दी। सूप पकाया और परोसा गया। राजा ने रसोइये को बुलाया। ये सूप आपने बनाया? इसमें आमतौर पर होने वाला स्वाद नहीं है, क्योंकि ये सूप उन सूप से अच्छा है जिसे मैंने पहले चखा है। ये मेरी रसोई से, और ये उस लड़की ने बनाया। जब राजा ने सूप खत्म किया तो कटोरे के नीचे सोने की अंगूठी मिली। तब रसोइये ने राजकुमारी को बुलाया और राजा ने उसे वो अंगूठी दिखाई। क्या ये तुम्हारा है? मेरी जैसी कोई गरीब लड़की के पास ऐसी अंगूठी कैसे हो सकती है महाराज? तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई। तुम्हारा सूप स्वादिष्ट था, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया महाराज। कुछ दिनों के बाद में महल में एक और नृत्य संध्या आई। एक बार फिर राजकुमारी ने रसोइये से नृत्य देखने की इच्छा की। इस बार उसने चांदी की तरह अपनी पोशाक पहन ली और फिर राजा ने उसके साथ नृत्य भी किया। लेकिन जैसे ही आधा घंटा हुआ वो गायब हो गई और फिर से एक बार रसोई की लड़की बन गई। इस बार राजकुमारी ने अपना सोने का हार सूप के कटोरे के नीचे डाल दिया और राजा के पास भेज दिया। ओह, ये सूप अब तक का सबसे अच्छा सूप है। ये क्या है? एक हार? उस लड़की को एक बार फिर से भेजो। एक बार फिर राजकुमारी वहाँ पहुँची। क्या ये तुम्हारा है लड़की? मेरे जैसी गरीब रसोई की लड़की के पास ऐसा हार कैसे हो सकता है? राजा रहस्यमय रसोई की लड़की और नृत्य पर मिली लड़की के बारे में सोचकर परेशान हो गया। इसीलिए जब अगली नृत्य संध्या का समय आया तो उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगा लेगा। श्रीमान, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? ठीक है। राजकुमारी ने अपनी पोशाकों में से सितारों की तरह चमकदार पोशाक पहनी और नृत्य में आ गई। राजा ने उसके साथ नृत्य किया और सूप में पहले दिन मिली अंगूठी उसकी उंगली में चुपके से सरका दी। राजकुमारी को पता भी नहीं चला। राजा ने जोर देकर कहा कि राजकुमारी थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन राजकुमारी को देर हो चुकी थी। आधा घंटा बीत गया था और वो जल्दी से गायब हो गई। देर होने के कारण उसने हाथ में पहनी अपनी अंगूठी को भी नहीं देखा। ऐसा ही इस बार भी हुआ। उसने अपनी सोने की चूड़ियाँ सूप के कटोरे में डाल दी और राजा को परोस दी। राजा ने रसोइये को बुलाया। जब वो वहाँ पहुँची तो उससे चूड़ियों के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने कहा, मेरी जैसी गरीब रसोई की लड़की के पास ऐसी चूड़ी कैसे हो सकती है महाराज? राजा ने उसके हाथ में वो अंगूठी देखी। वो गहरे विचार में था। मैं रसोई वाली लड़की के साथ नाच रहा हूँ। उसने उससे पूछा कि उसने ये सब नाटक क्यों किया। इस बार उसने अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा चकित होकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम रसोई की लड़की हो। मुझे तुम्हारा खाना पसंद है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूँगी। मैं जीवन भर ऐसा ही खाना खाऊंगा। अंत में उसने राजा से विवाह किया और उन्होंने शाही शादी के लिए खाना बनाने में भी मदद की और शाही रसोइया भी मंत्री बन गया। अब मैं आपको कहूँगा राजा और रानी। राजकुमारी के पिता को भी शादी में आमंत्रित किया गया और उन्हें भी वो मिठाइयाँ दी गईं जो वहाँ पर बनी थी। और फिर ये जोड़ा खुशी खुशी रहने लगा। कहानी समाप्त हुई। समय की बात है। फैजरिया नामक एक शक्तिशाली राज्य था जो अपने प्यारे राजा माकस का था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा अपने राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचता रहता था। वो न केवल एक अच्छा राजा था बल्कि एक बड़ा ही प्यारा पति और पिता भी था। वो अपनी पत्नी और उनकी इकलौती संतान एनास्टेसिया से प्रेम करता था, लेकिन उसका चालाक मुख्य सलाहकार फायरॉन अच्छे राजा को पसंद नहीं करता और धीरे धीरे उसने मंत्रियों और शूरवीरों को राजा के खिलाफ भड़काया। और फिर एक दिन उसने राजा और रानी को पकड़ लिया और आदेश दिया कि उन्हें यहाँ से ले जाया जाए और उन्हें जेल में बंद कर दिया। तुम विश्वासघाती गद्दार! मैं नया शासक हूँ, महान राजा फिरौन। एनास्टेसिया, भागो! राजकुमारी को पकड़ लो। पहरेदार राजकुमारी के पीछे दौड़े। उस समय वो केवल 5 वर्ष की थी, लेकिन आश्चर्य, राजकुमारी एकदम गायब हो गई हवा के झोंकों में।
वो फायरॉन के पास वापस लौट आए, डरते हुए अपने एक राजा के पास। उन्होंने सोचा कि वो उससे झूठ बोलेंगे लड़की के बारे में। महाराज, जब राजकुमारी नदी पार करने की कोशिश कर रही थी तब वो पानी में डूब गईं। अच्छा, मार्कुसिस का इकलौता वारिस अब चला गया। एक राज्य अब मेरा है। केवल मेरा। और फिर कई सालों तक दुष्ट राजा फायरॉन राजा बना रहा। राज्य की प्रजा दुखी थी। वो दुखी थे उन बेकार के करों को जो उन पर थोप दिए गए थे। लेकिन राज्य के बाहरी किनारों में राजकुमारी एनेस्थीसिया मजबूत हो गई। बदला लेने के लिए वो अपनी शिक्षक से कराटे सीख रही थी। महान, आपका प्रशिक्षण पूरा हुआ। अब आप फ्रूगिया जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद गुरुजी। फ्रीगिया के बाजार में एक सिपाही एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहा था। इससे पहले कि वो देखता क्या हो रहा है, उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और फिर वो लड़की वहाँ से भाग गई। ये राजकुमारी एनेस्थीसिया थी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, छोटी लड़की ने कहा, वाह, वो अद्भुत है, आप एक सुपर हीरो हैं। और इसके साथ ही एनेस्थीसिया रात में गायब हो गई। लेकिन छोटी लड़की ने कई और लोगों को इस नायक के बारे में बताया जो दुष्ट राजा को चुनौती देने के लिए बहुत साहसी है। जब भी वो कर सकती थी, उसने दुष्ट राजा के सैनिकों पर हमला करना जारी रखा और राज्य के लोगों ने सोचा कि आखिरकार उनके पास एक बचाने वाला आ गया। सुपर एशिया राजा के कानों तक भी खबर पहुंचने में देर नहीं लगी। ये सुपर एशिया कौन है और ये क्या चाहता है? सर, सुपर एशिया एक लड़की है। तुम्हारा मतलब है कि मेरे राज्य में एक लड़की ने कहर ढाया है? जब फायरॉन अपने सलाहकार से बात कर रहा था, तब राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान हेनरी सोच रहे थे। अगर मंत्री रंग हमें बता सकें कि वो कब और कहां हमला करती हैं, तो उसे पकड़ने की रणनीति बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मैं सहमत हूँ। वो सूर्यास्त के बाद ही बाहर निकलती है। पिछले कुछ हफ्तों में हमारे बहुत से सैनिकों पर हमला किया गया है। ऐसा लगता है कि वो किसी पर भी हमला करेगी जो आपके प्रशासन का हिस्सा है। महामहिम। उस रात जब हेनरी अपने घर लौट रहा था, तो उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। उसने तुरंत पलटकर राजकुमारी एनेस्थीसिया को देखा। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। राजकुमारी एनास्तासिया, आप कौन हैं और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उर्स मेजर, आपकी आंखों के नीचे आपके जन्म के निशान सितारों के आकार में हैं। एनेस्थीसिया ने अपनी भवें चढ़ाई और उसी पल वो हवा की तरह उड़ी और उसने उस पर हमला कर दिया और वो जमीन पर गिर गया। मेरे भाई ने तुम्हें अच्छा सिखाया है। जिस दिन तुम भाग गए थे, मेरे भाई लुई ने फ्रूगिया को राज्य के छोर पर छोड़ दिया। मुझे लगा था कि शायद उसने तुम्हें बचा लिया था, और सुपर एशिया की अफवाहों और शाही प्रशासन के प्रति उसकी नाराजगी ने मुझे उस काले दिन की याद दिला दी। मुझे ये देखकर राहत मिली कि आप जीवित हैं। वो दोनों उठ खड़े हुए और वो बहुत देर तक उसे गौर से देखती रही। आखिर आप उस दुष्ट राजा के लिए काम क्यों कर रहे हैं? लुईस और मैंने किंग मार्कस और उसके परिवार की रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन फिरौन ने बहुत सावधानी से सब कुछ योजना बनाई थी। जब राजा रानी को बंदी बना लिया गया था, मुझे विकल्प दिया गया कि या तो सेवा करें या फिर हमेशा के लिए जेल में डाल दिए जाएं। मैंने सोचा कि अगर मैं जिंदा होता और जेल से बाहर होता तो मैं किसी दिन ऐसा कर पाता। मैंने उनके दल में शामिल होने का स्वीकार किया। मेरे भाई को हालांकि मेरे इरादों के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो तुम्हारे साथ चला गया और मुझे अपने ठिकाने के बारे में कभी नहीं बताया। उस दिन से मैं राजा और रानी को बाहर निकालने के अवसरों के लिए देख रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ हो। मैं बस अपने माता पिता को जेल से बाहर निकालना चाहती हूँ। आप हमारे लिए वफादार हैं तो साबित करें, बताएं उन तक कैसे पहुँचूं? हेनरी ने एनेस्थीसिया को समझाया कि सिर्फ फायरॉन के पास उसके माता पिता की सेल की चाबी थी, इसीलिए उन्हें रिहा करने के लिए उन्हें दुष्ट राजा को उखाड़ फेंकना होगा। फिरौन हमेशा शाही राक्षसों से घिरा रहता है, सिवाय साल में एक बार जब वो उस विश्वासघाती रात को फिर से दिखाने के लिए एक मंचीय नाटक करता है जिसमें उसने अपने पिता को धोखा दिया था।
फिरौन हर साल लोगों को ये याद दिलाना पसंद करता है कि वो उनका महान राजा है, लेकिन खुद को एक महान योद्धा और एक परोपकारी नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। वो अकेले ही नाटक खेलता है और बाद में अन्य कलाकार इसमें शामिल हो जाते हैं। हेनरी ने एनेस्थीसिया को नाटक के दिन और समय के बारे में बताया। एनेस्थीसिया मुस्कुराई और कुछ ही दिनों में वो दिन आ गया। लोग अनिच्छा से मंच के पास इकट्ठा हो गए, इस डर से कि निमंत्रण को अस्वीकार करने का मतलब दुष्ट राजा का बदला होगा। राजा के सलाहकारों और मंत्रियों ने आगे की सीटों पर कब्जा कर लिया और नाटक शुरू हो गया। लेकिन जब पर्दा खुला तो दर्शक हैरान रह गए। फायरॉन बंधा हुआ था और मंच पर लेटा हुआ था, जबकि एनेस्थीसिया सिंहासन पर बैठी थी। क्या वो नाटक का हिस्सा है? अरे वो सुपर एशिया है। और फिर हेनरी सीट से उठे और स्टेज पर आकर बोले, ये बात है फिरौन के शासन का अंत। देवियों और सज्जनों, मैं आपको आपके लंबे समय से खोई हुई राजकुमारी पेश करता हूँ और सिंहासन की असली उत्तराधिकारी राजकुमारी अनास्तासिया। प्रजा खुशी से झूम उठी। विराम, आपको लगता है कि आप हमारे राजा को पकड़ लेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे? गार्ड, जाकर उसे पकड़ लो। चलो सामना करो, मैं अभी तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाती हूँ। और जब यहाँ मंच पर नाच गाना चल रहा था, तभी मेरे माता पिता को जेल से मुक्ति मिल गई और अब तुम्हें सच्चे राजा के क्रोध का सामना करना होगा। हैं? क्या? गिरा दो अपने हथियार और उन्हें दूर करो। असहाय सैनिकों और मंत्रियों ने ठीक वैसा ही किया। एनेस्थीसिया ने सीटी बजाई। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या ये बताना होगा आपने राज्य कैसे संभाला? मुझे पीछे जाना चाहिए था। मेरी गलती ये सोचना थी कि छोटी लड़की मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती। हाँ, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। और इस प्रकार फायरॉन और उसके आदमियों को जेल में डाल दिया गया। एनेस्थीसिया अपने माता पिता के साथ फिर से मिल गई और हेनरी अपने भाई के साथ फिर मिल गए और राज्य के लोग एक बार फिर रहने लगे खुश। कहानी खत्म हुई।